गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं सतीश चंद्रा की। और हम लोग साउथ इंडियन एम्पायर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें चोल एम्पायर अभी चल रहा है बच्चों। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बढ़ते हैं। ये जो पैराग्राफ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। An even more remarkable exploit in the time of Rajendra I were the naval expedition against the revived Sri Vijaya Empire. The Sri Vijaya Empire, which had been revived in the 10th century, extended over the Malay Peninsula, Sumatra, Java and the neighboring islands and controlled the overseas trade route to China. जो सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय काम राजेंद्र फर्स्ट ने अपने समय में किया वो था कि उसने बहुत नौसैनिक अभियान को लीड किया। श्री विजय साम्राज्य जो था वो था आपका आज का जो आप ये देखते हो मलेशिया का जो इलाका है, जावा, सुमात्रा, है ना, इन इलाकों पर कब्जा करना राजेंद्र प्रथम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इस तरह से उसने चीन के साथ जो व्यापार होता था इन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का, उस पूरे रूट पर जो है एकाधिकार हो गया राजेंद्र प्रथम का। The rulers of the Sailendra dynasty of the Sri Vijaya kingdom were Buddhist and had cordial relations with Cholas. और शैलेंद्र डायनेस्टी जो श्री विजय किंगडम यानी ये मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा जावा इलाकों पर जिस वंश का शासन था, वो लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और उनका बहुत ही अच्छा संबंध चोल राजाओं से था। The Sailendra ruler had built a Buddhist monastery at Nagapattinam, and at his instance Rajendra I had endowed a village for its upkeep. The cause of the breach between the two apparently was the Chola eagerness to remove obstacles to Indian traders and to expand trade with China. इसमें बताया है कि शैलेंद्र शासक ने एक बौद्ध विहार नागपट्टनम में बनवाया था और राजेंद्र प्रथम ने गांव भी दिया था, एक गांव दिया था उसकी एक देखभाल के लिए, उसके रख रखाव के लिए। लेकिन इतने अच्छा संबंध होने के बाद भी शैलेंद्र शासकों और चोल राजाओं के बीच में जो अनबन हुई, खटपट हुई, वो उसकी वजह थी क्योंकि चोल शासक चाहते थे कि भारतीय व्यापारियों और चीन के बीच जो व्यापार होता है उसमें किसी भी तरह की बाधा न हो। The expeditions led to the conquest of Kadaram or Kedah and a number of other places in the Malay Peninsula and Sumatra. The Chola navy was the strongest in the area, and for some time the Bay of Bengal was converted into a Chola lake. इसने बताया है कि किस तरह से चोल
राजाओं की जो नौसेना थी वो उस समय सबसे शक्तिशाली थी, और यहाँ तक कि उस समय बे ऑफ बंगाल को उन लोग ने उस पूरे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी को चोल लेक बना दिया था उन लोगों ने। मतलब एक तरह से पूरे बंगाल की खाड़ी पे चोल शासकों का एकाधिकार हो गया था। Chola rulers also sent a number of embassies to China. These were partly diplomatic and partly commercial. Chola embassies reached China in 1016 and 1033. A Chola embassy of 70 merchants reached China in 1077 and, according to a Chinese account, received 81,800 strings of copper cash, that is more than 4 lakhs of rupees, in return for the articles of tribute comprising glassware, camphor, brocades, rhinoceros horns, ivory, etc. Tribute was the word used by the Chinese for all articles brought for trade. चोल शासकों ने बहुत से दूत चीन में भेजे, और ये दूत जो हैं कुछ तो कूटनीतिक स्तर पे होते थे और कुछ जो है वो व्यापारिक या वाणिज्यिक रूप में होते थे। जो लोगों ने जो दूत भेजे थे वो चीन में एक बार 1016 AD में पहुंचा था, एक बार 1033 AD में पहुंचा था। एक जो चोल दूतों का जो एक ग्रुप था जिसमें 70 व्यापारी थे, वो चाइना पहुंचा था 1077 AD में, और एक चाइनीज़ अकाउंट चीन में जो एक एविडेंस मिलता है उसमें ये लिखा हुआ है कि लगभग 81,800 तांबे के सिक्के और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें चीन में चोल शासकों के द्वारा लाई गई थी। बहुत सारी ग्लास, शीशे की, कांच की वस्तुएं, कपूर, और ये जो गैंडे का सींग होता है, हाथी दांत की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह से चोल शासक जो है वो अपना जो है वो बढ़ाना चाहते थे चीन के साथ।